नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कार्यसमिति की बैठक की। 2 दिन ये बैठक ऊना में हुई। लेकिन इस बैठक का मेन मकसद तो होना चाहिए था कि लोकसभा और उपचुनाव और बाकी ये जो प्रदेश में हुए हैं, उसके बाद चिंतन और मंथन होना चाहिए था कि हमने 6 उपचुनाव क्यों हारे, किन कारणों से हारे और हमने क्या गलतियाँ की। उसके अलावा लोकसभा चुनावों में 14% वोट हमारा क्यों कम हुआ, लगभग साढ़े 6 लाख वोट पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में क्यों कम हुआ, कैसे हुआ? लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे सिर्फ़ एक रस्म अदायगी की गई। चिंतन-मंथन से भाजपा अब दूर होती जा रही है हिमाचल प्रदेश की। वहीं पे वरिष्ठ नेताओं को वो मान-सम्मान भी नहीं मिला। वहाँ पे सुरेश भारद्वाज जो कि भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनकी कुर्सी ऐसी जगह लगाई गई, उनकी जगह पे मेजर विजय सिंह मनकोटिया, कांग्रेस के बागी नेता को प्रथम पंक्ति में वो देखे गए उस बैठक में और भी कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ। और एक बड़ी बात इसमें हुई कि स्तुतिगान होता रहा कि नेशनल लेवल पे ये हुआ, वो हुआ, सारा होता रहा। फिर एक राजनीतिक प्रस्ताव आया, वो भी वही बातें हैं, भ्रष्टाचार में सरकार गिरी है, कर्ज़ों में सरकार गिरी है, मित्रों की सरकार है। लेकिन उस लड़ाई को आगे सदन के अंदर और सदन के बाहर कौन बढ़ाएगा? वो तो विधायक और नेता ही बढ़ाएँगे, कार्यकर्ताओं का साथ लेकर बढ़ाएँगे। और एक नई चीज़ की गई कि नशे के खिलाफ एक अभियान छेड़ा जाएगा, यानी कि अब सुक्खू सरकार को जो नशे का चलन प्रदेश में है, नशा माफ़िया है, ड्रग माफ़िया है, उसको लेके घेरा जाएगा अब नए इसमें। लेकिन क्या भाजपा ने चिंतन-मंथन अपने आप को लेके क्यों नहीं किया? क्या उनकी कार्यशैली में कमी रही? क्योंकि सब वर्कर की वहाँ पे तो बात सुनी नहीं गई नेताओं की, पदाधिकारी की। लगभग 800-900 पदाधिकारी वहाँ पे थे, सारे नेता थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे। लेकिन अलग-अलग ग्रुपों में सब यही चर्चा करते रहे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने, प्रियंका गांधी ने उनको मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व की गलतियों ने उन्हें प्रदेश का एक स्थापित बड़ा नेता बना दिया है। उसका कहना था कि ऑपरेशन लोटस सिर्फ राज्यसभा तक सीमित होता तो ठीक रहता, उससे आगे इसको नहीं चलाया जाता तो आज पार्टी की स्थिति कुछ और होती। रमेश धवाला को बुलाया नहीं गया, किशन कपूर शामिल नहीं हुए, सतपाल सिंह सत्ती भी नहीं पहुँचे, जबकि आज उनका बयान भी देखा जा रहा है अखबारों में। उन्होंने टाँग में चोट की बात कही है, लेकिन उनके ही जिले में मीटिंग थी, उनके ही कई कुछ है इस बैठक में। आज हम उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। कुशल जेट्टी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। उदयवीर पठानिया जी प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर जी, ये इस बैठक में एक चीज़ और भी हुई है, जो मैं आपको बताऊँ कि जो हाई कमान यानी कि जो प्रभारी होता है, उसने बड़े शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि हाईकमान के फैसलों का आदर-सत्कार करो, नहीं तो पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे। सीधा-सीधा उन्होंने अनुशासन की सीमा लाँघने पे कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है और कहा हमारी सब पे नज़र है और जो भी फैसले आगे भी आएँगे उनको भी स्वीकारो। 9 रत्न अब लिए हैं, आगे हम कई रत्न ले सकते हैं पार्टी के अंदर, ऐसा कहकर डरा भी दिया गया है। जी, उदयवीर जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अगर हालिया इनकी जो बैठक हुई है उसमें जितनी चिंतन मंथन जो होना चाहिए था वो कायदे से देखा जाए तो भाजपा की जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे उसमें केंद्र के नेता हैं या स्टेट लेवल के हैं, उनकी एक ही रणनीति रही है कि अपने कैडर को जितना दबाया जा सके उतना दबाया जाए। और अभी उन्होंने ये एहसास नहीं किया है कि बीजेपी का कैडर किस तरह से घुट रहा है। क्योंकि ये अगर ये कहूँ कि जो आग लगी हुई थी पहले, तो मौजूदा प्रभारी के इस बयान ने आग में घी का काम तो कर दिया और बड़े मजबूत तरीके के साथ किया हुआ है। तो अगर ये तमाम चीजें सारी देखी जाएँ तो बीजेपी ने कहीं न कहीं जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उन्होंने उस संगठन को तोड़ के रख दिया है एटलीस्ट हिमाचल में, जिस संगठन के नाम पर आज भाजपा कामयाब भी हुई थी पिछले राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए और यही वजह है
कि जिस तरह से बाहर के लोगों को इनवाइट करना, अपने लोगों को आगे पीछे कर देना, बाहर से आए लोगों को आगे कर देना, तो यही वजह रही कि अब गठबंधन की जो वो मोनोपोली बीजेपी की ना तो राष्ट्रीय स्तर पर रही है, और हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में भी ऐसे हालात बन चुके हैं कि जो एक स्थापित नेतृत्व था उसकी चूलें हिली, चाहे वो कोई भी था, एबीसीडी कोई भी लीडर था। और अब सवाल ये उठ के आ रहा है कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, हिमाचल में आके केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए जो लोग हैं, टीम है भाजपा की, वो अगर ऐसे बयान हिमाचल में आकर दे रहे हैं, तो वो किसकी शह पर दे रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि चिंतन बैठक के बाद एक बहुत बड़ा बवाल जो था वो इसमें बीजेपी में उठ गया, उसमें धूमल फैमिली को अनुराग ठाकुर को टारगेट किया गया। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के कैडर में भी वो आग जो है वो चिंगारी पहुंच चुकी है, जो बड़े नेताओं में किसी दौर में भड़की रहती थी, यानी नेतृत्व की। अब अनुराग ठाकुर को टारगेट करना, धूमल साहब को टारगेट करना, ये सारी चीजें जो है ये बता रही हैं कि अब बीजेपी वो पुरानी बीजेपी नहीं रही है। ये जिस दिन से अन्य हाथों में खेलने शुरू हुई है, तो बीजेपी का अपना खेल जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब। जी, लेकिन उदयवीर जी, आपने देखा होगा कि बीजेपी में पिछले कुछ समय से, जब से मोदी जी ने शासन किया, लंबा शासन किया 10 साल का, आगे भी वो अभी प्रधानमंत्री है, एक नयापन चला है कि एक हेकड़ी, कहीं न कहीं जो इनके केंद्रीय नेता, इनकी एक हेकड़ी है कि जो हम बोलेंगे वो करो। तो क्या बिल्कुल, हिमाचल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के वर्कर ने, लीडर ने इस बात को तो नकार दिया कि तुम्हारी हेकड़ी यहाँ नहीं चलेगी। इन बिल्कुल, उपचुनावों में संदेश दे दिया है, एक तरफ लोकसभा में वोट दे दिए, लेकिन दूसरी तरफ वोट नहीं दिए। कहीं न कहीं वो, कहीं न कहीं काडर बिथका है, काडर भी बिथका है। और क्या भाजपा का हाईकमान अभी भी भाजपा के वर्कर को, हिमाचल के और नेता को एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाना चाहता है? क्योंकि श्रीकांत जी के जो शब्द थे, कहीं न कहीं उनमें इस तरह की एक बातें छिपी हुई थी। कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जो आपने कहा कि हेकड़ी वाला जो एक शब्द इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही शब्द है। ये हम नहीं कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जर्नलिस्ट नहीं कह रहे हैं, ये खुद जो भाजपा का कैडर है, जिसकी वजह से अपनी मजबूत, अपनी रीढ़ की हड्डी मानता रहा है, वो कैडर ये कह रहा है कि हमें तो एक तरह से हाँका जा रहा है। और इस हाँकने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, उसमें यही है कि टस्सलबाजी तो प्रदेश में स्थापित होने के लिए है। कि अब अगर जयराम ठाकुर को चेंज करना है, अनुराग ठाकुर को कटघरे में खड़ा करना है, तो फिर सवाल उठ रहा है, फिर तीसरा कौन? जो तीसरे के चक्कर में जो हालात हिमाचल के बिगड़े हुए हैं, उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है कि अगर इन परिस्थितियों में बीजेपी के सीनियर लीडर्स इसी तरह का रवैया रखते हैं, तो शायद तीसरे नेतृत्व को भी कम से कम हिमाचल में स्थापित होने के लिए वो ताकत नहीं मिल पाएगी, जिस ताकत के लिए जो हिमाचल भाजपा है वो जानी जाती है। एक तय रणनीति के तहत सब कुछ होता हुआ दिखा। अब देखिए कि आपने एक बात शुरुआती दौर में ज़िक्र किया कि उन मुद्दों का ज़िक्र नहीं हो रहा है, विपक्ष उस तरह की भूमिका में नज़र नहीं आ रहा है, जिस तरह की भूमिका में नज़र आना चाहिए। तो बड़ी ज़ाहिर-सी बात है कि पिछले 1.5 साल से आप देखेंगे तो बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने जो अपने हित के बयान हैं, सत्ता से जुड़े हुए हित के बयान हैं, वही दागे सारे के सारे। उन्होंने कोई ऐसा सोशल इश्यू नहीं उठाया, ना बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया, ना बकाया मुद्दे उठाए। जो जिस तरह की एक स्तर पर नेता के कद के हिसाब से बयानबाजी होती है, वो बीजेपी में खत्म होकर रह गई है। और कहीं न कहीं अब ये भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को यहाँ पर लिया गया, और एक ऑपरेशन लोटस जिस तरह से था कि उसको राज्यसभा तक ही सीमित रखते तो वो ज़्यादा बेहतर था, उसके बाद आगे बढ़े। तो इशारा तो यहाँ पर भी एक साफ मिल रहा है कि अगर हिमाचल के नेता उस तरफ बढ़े, तो कौन से ऐसे बड़े नेता थे जो या तो दिल्ली दरबार में हैं, या उनका कद दिल्ली दरबार में हिमाचल में रहते हुए ज़्यादा है, उन लोगों ने ऐसी कवायदें क्यों करवाई? और क्यों आज पूरा जी। बीजेपी का जो कैडर है, वो हाशिए पर महसूस कर रहा है? डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे एक ज़िक्र करना चाहूँगा कि जिस दिन ये 2 दिन की बैठक ऊना में होनी थी, तो सोशल मीडिया पर बीजेपी का जो कैडर है, या इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी एक बात चली कि ऊना चलो, क्योंकि एक आदत होती है कि शिमला चलो, ऊना चलो, हमीरपुर चलो, कांगड़ा चलो, उसी तर्ज पे ऊना चलो जी। की बात हुई। और वहां पे ये कहा गया कि अगर ये हेकड़ीबाज नेता जो अपनी किसी भी गलती को नहीं मानते हैं, तो क्यों ना हम वहां पर एक समानांतर बैठक जो है वो हम लोग अलग से करें।
अब बिल्कुल। बीजेपी जैसे संगठन में अगर ऐसी नौबत आ गई है कि समानांतर बैठकें करने की नौबत आ चुकी है, तो बड़े आराम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की जो रीढ़ की हड्डी है, वो टुकड़े-टुकड़े हो चुकी है और सिर्फ गर्दन में अगर मैं कहूँ कि गर्दन अकड़ी हुई है, तो वो अभी तक आला नेताओं की अकड़ी हुई है। उसमें कहीं थोड़ा-सा भी एक तरह से पॉलिटिकल बेंड या पॉलिटिकल करेक्टनेस जिसे कहा जा सकता है टुवर्ड्स ओन कैडर वो भी जो भाजपा के नेता हैं, वो इसको स्वीकार करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जी। संजय जी, कहीं न कहीं एक बात उठ रही है कि जो विपक्ष एक दमदार विपक्ष की भूमिका प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल जी के वक़्त में निभाई जाती थी, वो उनके साथ ही खत्म हो गई। अब 1.5 वर्ष में सदन के अंदर वैसी भूमिका नहीं दिखी, मुद्दों को उठाया उस तरीके से नहीं जा रहा था, ना कोई इस तरह का बड़ा कोई विरोध पार्टी के सत्ता के खिलाफ यानी कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने में भाजपा कामयाब हुई है। कई मुद्दे थे, बहुत बड़े मुद्दे थे, लेकिन उनको लॉजिकल एंड तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की गई। शुरू में छेड़ दिया गया, लेकिन आगे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की गई। एक रस्म अदायगी हो रही है कहीं न कहीं। दूसरी बात ये है कि आप वहाँ एक नेता आपस में ज़िक्र कर रहे थे, ठीक है, समानांतर एक बैठक की कोशिश हुई लेकिन नहीं हुई, ठीक है, पठानिया जी ने कहा। लेकिन नेताओं के ग्रुप और वर्कर वरिष्ठ पदाधिकारियों के ग्रुप कहीं न कहीं यही बात करते थे कि हमारा जो ये आज का नेतृत्व है हिमाचल भाजपा का, वो सिर्फ़ सत्ता सुख चाहता है, विपक्ष में बैठना ही नहीं चाहता है। जी, संजय जी। देखिए ये मुझे लगता है कि जो कुछ भी चर्चा में निकल कर के आया है, शायद कुछ बातें तो जो है पूरी तरह से जो है वो एक कल्पना के आधार पे उसको चित्रण जो है वो यहाँ पे किया गया है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे पूरे राष्ट्र की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा परिवार है और यहाँ पे परिवार के भीतर जो है वो सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, जो वहां पे जब जो भी चर्चा चाहे पदाधिकारियों की बैठक हुई हो, चाहे 18 तारीख को चाहे 19 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई हो और सिर्फ प्रदेश अगर रस्म अदायगी जिस तरह से आपकी बातों से निकल करके आ रहा है, अगर रस्म अदायगी होती तो केवल प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और कुछ पदाधिकारी बैठ करके इस बैठक को निपटा सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक थी। इसमें मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री तक जो है वो बुलाए गए थे, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री बुलाए गए थे, प्रदेश कार्य समिति के हर सदस्य को बुलाया गया था, जिला के अध्यक्ष और महामंत्री बुलाए गए थे। तो इसमें कौन सी अगर रस्म अदायगी होती तो बैठते 25-50 लोग बैठते, 100 लोग प्रदेश कार्य समिति का बैठता और इसको निपटा देता। अगर कार्यकर्ता की बात सुननी थी, कार्यकर्ता की भावना को समझना था, इसीलिए यह विस्तृत कार्यकारिणी के रूप में इसको रखा गया। तो निश्चित तौर पे जो चीज निकल करके आई है निराधार है। माना इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हम कुछ कारणों से जो है वो उपचुनाव जो है वो हार गए होंगे कुछ, लेकिन जीते भी हैं। ये भी एक सच्चाई है कि हम 25 से उठ करके 28 तक पहुंचे हैं। अपनी अपनी प्राथमिकताएं थी। भारतीय जनता पार्टी के चुनावों के भीतर प्राथमिकता थी सबसे पहले कि लोकसभा की 4 सीट जो है वो पिछले 2 चुनावों की तरह हमने जीत करके जो है वो केंद्र को दी है और केंद्र के अंदर हिमाचल प्रदेश का जो एक रिकॉर्ड है, 2 बार जिस तरह हमने पहले 4 के 4 लोकसभा क्षेत्र जीते थे उसी तरह इस बार भी जीते हैं। और ये भी एक सच्चाई है, इसको नहीं नकारा जा सकता कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। क्या इसको दिखाया जा सकता है? क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि 10 मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर चुनाव हारे हैं? तो नहीं, क्या संजय जी सुनिए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि 14.5% आपका पिछले चुनावों की तुलना में मत प्रतिशत गिरी है? क्या ये भी सच्चाई नहीं है? उसके अगर इसको झूठा मान लिया जाए कहीं अगर वो सारी लेकिन फिर भी हम 2.5 लाख से लेकर के 1 लाख तक जो है वो जीत करके आए हैं। कांग्रेस के कोई कमजोर नेता नहीं थे, लेकिन चुनाव हारे हैं, ये भी एक सच्चाई है। कांग्रेस ने बहुत अहंकार के साथ मंडी से विक्रमादित्य को उतारा था, उनकी विरासत को देखते हुए, उनकी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनको भी हरा करके पार्टी जो है
वहां से जिसको पार्टी जिस सीट के ऊपर राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस पार्टी ने शोर मचाया था कि वो मंडी जीत रहे हैं, मंडी जीत रहे हैं, भाजपा मंडी हार गई, भाजपा मंडी हार गई, लेकिन वो सीट भी हमने जीत करके दिखाई है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए वो सीट आपने पहले बैठक के भीतर जो प्रोटोकॉल जहां तक पथरिया जी बैठक के अंदर आपने क्रमवार बैठने की बात या जो चर्चा में निकल करके आया, सुरेश भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी के स्थापित और वरिष्ठ नेता है, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है। आपने शायद सिटिंग प्लान के अंदर यह नहीं देखा होगा कि जहां सुरेश भारद्वाज जी बैठे थे उन्हीं के साथ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश चंदेल भी बैठे हुए थे। उसी लाइन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तीन वरिष्ठ नेता, तीन वरिष्ठ मंत्री। सुनिए, मेजर मनकोटिया के आपकी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। नहीं, वो दूसरी बैठने की जो भी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर आ गया है वो भारतीय जनता पार्टी का है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया प्रदेश के एक स्थापित और अच्छे नेताओं में से रहे हैं, उनका भी एक स्थान रहा है राजनीति के अंदर, तो उनको कहाँ बिठाना है ये भी भारतीय जनता वो मंच के ऊपर नहीं। एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि सारे पदाधिकारी आए, विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या कितने लोगों को बोलने का मौका दिया गया बताइए जरा। आपको भी कोई मौका दिया गया क्या वहां पे, या कोई आपके आसपास बैठे थे उन लोगों को दिया गया? पूरी तरह से जो भी प्रस्ताव रखे गए उन प्रस्तावों के भीतर पदाधिकारी बैठक के भीतर चर्चा हुई और वहां बैठे हर व्यक्ति से उसका विचार लिया गया और उसको जो है वो प्रस्तावों के भीतर जो है उसको सम्मिलित किया गया है। एक एक नेता से पूछा गया है, एक एक महिला नेत्री से पूछा गया है, हर क्षेत्र से पूछा गया है। कांगड़ा की क्या समस्याएं हो सकती है, मंडी क्षेत्र की क्या समस्याएं हो सकती है, शिमला क्षेत्र की क्या समस्याएं हो सकती हैं, इन सब के ऊपर विस्तृत चर्चा हुई है। और सदन के भीतर आप देखिएगा कि पिछला जो सदन का सत्र था उसकी परिस्थितियां कुछ अलग बनी थी। आप जहां तक तो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के भीतर का रोल जो देखने का समय आया वो अब आ रहा है। आने वाले सत्र के बीच आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी भूमिका को अदा करती है। जहां तक बात रही कि जिस तरह से पठानिया जी ने कहा कि अनुराग ठाकुर को निपटाने की कोशिश, धूमल परिवार टारगेट पे, धूमल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्थान पार्टी के भीतर कोई नहीं ले सकता। और अनुराग ठाकुर पार्टी के स्थापित नेता हैं, 5 बार के सांसद हैं, किसी तरह से उनको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनकी प्रदेश के भीतर एक अपनी भूमिका है। जयराम ठाकुर जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी एक अपनी भूमिका है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी एक अपनी भूमिका देख रहा है, जनता भी देख रही है कि अनुराग जी किस तरह इग्नोर हैं। चलिए जेठी जी के पास जाऊंगा। जेठी जी, विपक्षी दल आपका इस समय प्रमुख विपक्षी दल भाजपा है, उसका आप भी पहले भाजपा में रहे हैं लंबे समय तक, आपने भी देखा बैठकें होती थी, खूब हो हल्ला होता था, विचारिक मतभेद जो चलते थे कहीं ना कहीं कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, कई चीजें उठती थी। लेकिन अब भाजपा की बैठकों में लंबे समय से वो नहीं देखा जा रहा और ऊना में भी यही हुआ। समानांतर बैठक की जहां तक बात कर रहे हैं, नेता बैठे हैं आपस में, चाहे 20-25 नेता बैठे हैं, चाहे कुछ बैठे हैं, उन्होंने दिल खोल के कहा है कि ये जो जिस पगडंडी पे भाजपा जा रही है ये भाजपा के ना वर्कर के हित में है ना इनके नेताओं के हित में है कहीं ना कहीं। जी जेठी। पठानिया जी, जैसे कि अभी प्रेम कुमार धूमल जी और अनुराग ठाकुर जी के बारे में तेवर दिखाए संजय शर्मा जी ने, वो यही दर्शाता है कि अगर उनको इग्नोर किया गया तो ये भी एक अपना धड़ा अलग से हिमाचल प्रदेश में खड़ा कर देंगे। आप इनके तेवरों से आइडिया लगा सकते हैं क्या पोजीशन है भारतीय जनता पार्टी की। और जहां तक रही जो आपने कार्यकारिणी की बैठक करी ऊना में, जो भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली अगर गलतफहमी में, हम तो चाहते हैं कि गलतफहमी में ही रहे, कार्यकर्ता चाहे भारतीय जनता पार्टी का चाहे कांग्रेस का है, हर एक कार्यकर्ता के अंदर अपने विचार होते हैं। हर एक कार्यकर्ता को खासकर ऐसे समय के ऊपर उसको आशा होती है कि भाई पार्टी हित की बात मैं कर रहा हूँ, पार्टी हित की बात बोलने का मुझे अवसर दिया जाना चाहिए। और ये अवसर कहाँ मिलता है? मंडल की बैठक में, जिला की बैठक में, प्रदेश की बैठक में। जो मंडल की स्तर का कार्यकर्ता मंडल की बैठक में अपनी बात रखेगा, मंडल वाले जिला में रखेंगे, जिला वाले प्रदेश में रखेंगे। जैसे कि आपने कहा कि इनके जो प्रभारी है उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया कि हाईकमांड की सबकी नजर है। वो तो नजर इस प्रकार है जैसे हर एक कार्यकर्ता के ऊपर इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। हम तो चाहते हैं अगर वो नजर इनकी रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर, कार्यकर्ता
एक्चुअली आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है ही नहीं, जिसको हम कार्यकर्ता की संज्ञा देते हैं। नाम तो कार्यकर्ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे कोई ठेकेदार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कॉर्पोरेट घराने से हैं, कोई बड़े बड़े लोग। मतलब मैं तो हर एक व्यक्ति को जानता हूँ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भी, लेकिन सही मायने में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खड़ी करी है आज, वो बिल्कुल, जैसे आपने सुरेश भारद्वाज जी का नाम लिया, संजय जी उसके वगैरह में जितनी मर्जी क्लैरिफिकेशन देते रहे, लेकिन ये हकीकत है। और ये तो शांता जी धूमल जी बैठकों में नहीं आते। मैं ईमानदार से बोलूं, शांता जी धूमल जी जैसे कह रहे हैं ना कि धूमल जी का स्थान कोई नहीं ले सकता, जो आज की भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं के हाथ में है, वो शांता और धूमल जी की कुर्सी भी चौथी रो में लगा दें कि आप पीछे बैठिए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में सीनियर लोगों की यही स्थिति रही है। देखो, हर एक पार्टी को अपने हार के ऊपर और जीत के ऊपर मंथन करने का अधिकार है और उसको करना चाहिए। और ये बड़ी हेल्दी पॉलिटिक्स है। अगर हारे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उसको आत्म मंथन करने के लिए, मैंने मीडिया में भी पढ़ा कि जब बैठक हुई तो उसमें आत्म चिंतन होगा, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी कि कार्यकर्ता जो है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में 9 में से 6 चुनाव हारी, क्यों भारतीय जनता पार्टी का 6.5 लाख वोट कम हुआ, क्यों भारतीय जनता पार्टी का 14.5% वोट कम हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये खुशफहमी में रहे भारतीय जनता पार्टी, हमारे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मारा कौन जाता है, वो मैंने जैसे आपको ना, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस का चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता जो रात दिन पार्टी की सेवा, पार्टी से कुछ मांगता भी नहीं, वो आज तक ना कोई पद मांगेगा, ना कोई सरकार में ठेके मांगेगा, ना सरकार में कोई सप्लाई मांगेगा। वो असली कार्यकर्ता वो है। अगर उस कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनेंगे नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी तो आप देख ही सकते हैं। जैसा कि अभी संजय भाई ने कहा, जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे, आप कह रहे हैं ना कि हम 4 चुनाव जीत गए पार्लियामेंट का चुनाव तो हिमाचल प्रदेश में आप राम मंदिर के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर, मैं मानता हूं कि आप जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आप बोलो कि कंगना रनौत का बड़ा भारी योगदान था, जयराम ठाकुर का योगदान था, सुरेश कश्यप का योगदान था, मैं करता हूँ 0%। कोई व्यक्ति इनको वोट देके राजी नहीं, लेकिन ये सेंटर के नाम के ऊपर, राम नाम के ऊपर ये चारों लोग जीते हैं, ये आप भी जानते हैं। और इस बात की भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा भी और कार्यकर्ता भी चर्चा करते हैं। अगर ये लड़ते तो मैं नहीं समझता कि इनकी जमानत ही बचती। ये लोग जीते हैं उस इशू के ऊपर, इसमें कोई तरह, जो जीते हैं तो जीते ही हैं। लेकिन जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, 3 उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव आप हारे, पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसकी जिम्मेवारी कौन फिक्स कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके चली हुई है। और ये जैसे नेता आदेश करते हैं केंद्र से आके, पहले मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्रीय नेतृत्व जब कोई प्रभारी बनाता था, चाहे हमारी पार्टी का है चाहे बीजेपी का है, जो लोग प्रभारी बनते हैं वो दूसरे प्रदेशों से होते हैं अमूमन। जब वो प्रभारी बनते हैं तो उनको यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का या यहाँ का राजनीति का ज्ञान कम होता है, लेकिन वो यहाँ के जो वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे सलाह करके वो आगे कार्यकर्ता पार्टी को चलाते हैं, लेकिन उससे वो सफल भी होते हैं। लेकिन आज पोजीशन ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रभारी है, वो समझता है कि मेरे से बड़ा जानकार और मेरे से बड़ा लायक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो मेरे को प्रभारी बनाया, मैं ही आदेश करूंगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। बाकी जो उतने कार्यकर्ता, जो आप कह रहे हैं ना 800-900 कार्यकर्ता कार्यकारिणी में थे, 800-900 कार्यकर्ता को कुछ पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पहले 60 की कार्यकारिणी होती थी, प्रदेश कार्यकारिणी, अब 800-900 तक पहुंच चुकी है। विस्तृत थी वो पदाधिकारी मंडल, और इसके भी थे सारे मोर्चों के भी सारे थे, संख्या दे दी कि इसको विस्तृत कार्यकारिणी की। लेकिन वो लोग चलो कार्यकर्ता है, मैं समझता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा होता कि उन कार्यकर्ताओं की सुनी जाती और कम से कम अपने उद्गार, अपने मन में जो गुबार था, अपने मन हल्का करके वो ऊना से वापस आते, एक नई एनर्जी के साथ पार्टी के लिए वो काम करते। अगर यही पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की रही, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इस गलतफहमी में ये रहे, इस गलतफहमी में रहिए, ताकि कांग्रेस सरकार अगली बार रिपीट हिमाचल प्रदेश में कर सके और इसी तरह के सपने भारतीय जनता पार्टी के नेता लेते रहे। जी उदयवीर जी, देखिए लगातार चाहे उपचुनाव पहले थे 4, जब विपक्ष में थी कांग्रेस, तब सत्ता में जयराम ठाकुर की सरकार में हारे, उसके बाद चाहे एमसी के हारे, चाहे विधानसभा के हारे, चाहे ये उपचुनाव हारे। लेकिन देखिए जो प्रभारी थे अविनाश राय खन्ना, कहीं ना कहीं उनपे तो गाज गिरी है, उनको तो हटा दिया गया, श्रीकांत जी को ला दिया गया। श्रीकांत जी पहले भी कुछ समय के लिए रहे हैं प्रभारी, थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन अच्छी तरह नहीं जानते मनोस्थिति आज की इसमें क्या है कार्यकर्ता की। लेकिन
वर्क जो वहां पे पदाधिकारी थे, नेता थे, सारे यही कह रहे थे कि यार ये जो प्रदेश के कुछ गिने चुने लीडर बने हुए हैं, चाहे वो कोर कमेटी है, चाहे बड़े लीडर है, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये एक सवाल वहां पे आपस में कानाफूसी कर रहे थे लोग, बैठक उधर चल रही थी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक और बताता हूँ आपको। आपने जिक्र किया श्रीकांत का कि वो भी यहाँ के प्रभारी बनाए गए। अब बीजेपी में सवाल इतने ज्यादा बन चुके हैं, एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक और सवाल खड़ा किया कि श्रीकांत ही क्यों लगे, कि यूपी से उठा के यहाँ पर लगाने की वजह क्या थी। मैंने उनसे से पूछा कि भाई साहब आप बताओ कि क्या वजह है, कि संगठनात्मक बदलाव तो होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तरह से जातिवाद का फैक्टर, उन्होंने उस चीज को जोड़ा यूपी में जिस तरह से इन दिनों योगी आदित्यनाथ घिरे हुए हैं। तो वहां से कहा गया कि एक ब्राह्मण नेता को हिमाचल में भेज दिया गया क्योंकि ट्यूनिंग वहां पर उनकी भी सही नहीं बैठ रही थी योगी आदित्यनाथ के साथ। और यहाँ पर भी ब्राह्मणवाद जो है वो आने वाले दौर में यहाँ पर चलेगा, और उसके लिए जो जमीन तैयार करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि जो प्रभारी हैं वो कुछ इस तरीके से लगाए जाए कि आगे के लिए रास्ता साफ हो सके सारे मसले में। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो इशारा था वो बिल्कुल साफ था कि जो भाजपा की सियासत है वो कितनी बड़ी पलटीवाद होने। किसके लिए साफ हो, किसके लिए हाँ रास्ता साफ? हाँ जी, तो उन्होंने बता दिया, इशारा दे दिया कि भाई अगर ब्राह्मण आया तो किसी ब्राह्मण की ही मदद होगी यहाँ पे। तो अब वही चीज आ गई डॉक्टर साहब की जिस तरह से संजय भाई ने भी जिक्र किया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं अब आसार बीजेपी के अंदर ऐसे बन गए हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में सबसे बड़ा बिखराव जो है वो भी आने के कगार पर है। अब आप देखिए थोड़ा सा पिछले फ्लैशबैक में चलिएगा तो नड्डा साहब का एक बयान आया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, लोकसभा चुनावों से पहले या उस दौरान आया था। आज क्या हुआ, आज 58 साल पुराना वो बैन आरएसएस से हटा लिया गया जिसमें ये कहा गया था कि ये एक प्रतिबंध था कि जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, वो आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते। अब बात यहाँ पर एक और क्लियर हो गई सर कि अगर पिछला दौर देखा जाए कि एक दौर में तो इन्हें जरूरत नहीं थी आरएसएस की, अब लगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं किसी ऐसे बिखराव की तरफ जा रही है जहां पर विचारधारा की जरूरत है और आरएसएस की विचारधारा के लिए ये जरूरी रहेगा। अब पिछले 2 टेन्योर मोदी सरकार ने निकाल लिए, तब ये बैन नहीं हटा जो 58 साल पुराना था। अब जब तीसरा दौर शुरू हुआ, तीसरी टर्म शुरू हुई, तो आरएसएस से भी वो बैन हटाने की जो अधिसूचना है वो आज जारी हो गई वहां पे। एक और चीज हुई उदयवीर जी की ऊना में भी इस बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश के शीर्ष नेता और ये सब लोग वहां पे भी आरएसएस के प्रमुख लोगों के साथ 4.5 घंटे बैठक भी की है वहां पे भी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सूचना है आपकी, वो बैठकें हुई हैं और अलग अलग हुई। कहने को तो एक पंडाल के भीतर बैठे थे लेकिन पंडाल के बाहर भी तो एक बहुत सारा माहौल रहता है, तो वो सारी चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं कि अब भाजपा में वो सारी चीजें सही नहीं है। अब देखिए एक तरह से भाजपा इस बात पे अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है कि हम 25 से 28 तक पहुंच गए सदन में तो आप पहुंच गए, सड़क पर आप कहां पहुंचे? आपका संगठन सड़क पर कितने किलोमीटर पीछे चला गया, कितने साल पीछे चला गया? इन तमाम वजहों को अगर देखा जाए तो वो सारी चीजें वैसे ही आ रही हैं कि जिस तरह से देखा जाए। अब बात वहीं पे आ गई कि जिस तरह से मैंने श्रीकांत जी का जिक्र किया और वो भाजपा के जो आला नेता थे उनका जिक्र किया कि अब यहाँ पर बहुत सारे बदलाव जो हैं वो अंदर खाते हो रहे हैं। सामने पर्दे पे दिखाई कुछ और दे रहा है, पर्दे के पीछे कोई और खेल जो है वो और भाजपा के भीतर चल पड़ा। और हैरानगी की बात है कि जिस अनुशासन की बात भाजपा में की जाती थी अब उसमें डायरेक्टर बहुत ज्यादा हो चुके हैं कि इसको एक डायरेक्टर ये डिसाइड कर रहा है कि अगला सीन ये होगा पर उस सीन के पीछे फलाना सीन चलेगा जी। तो ये तमाम चीजें जो है उस तरह से चली हुई हैं और इतनी मजबूत पार्टी होने के बावजूद ही आपने शुरुआती दौर में एक बताया कि सीएम तो सुक्खू को प्रियंका गांधी ने बनाया था, लेकिन स्टैब्लिश्ड लीडर ऑफ द कांग्रेस, स्टैब्लिश्ड लीडर ऑफ द स्टेट खुद भाजपा ने साबित करके रख दिया। और इससे बड़ा क्या होगा कि अब खुद भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि एक सीट के चक्कर में या ऑपरेशन लोटस के चक्कर में ये तो मुख्यमंत्री का पूरा परिवार जो है वो इन्होंने यहाँ पर सदन में पहुंचा दिया।
अब वही चीज आ गई जो भाजपा की कमजोरियां हैं, भाजपा खुद ही उन्हें कांग्रेस की ताकत बनाती चली जा रही है। हालांकि कांग्रेस में मेरे को कोई ऐसी काबिलियत नजर नहीं आती कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पिटी हुई साबित हो रही है, और ये भी लग रहा है कि ये आगे भी सही तरीके से नहीं चल नहीं, पाएंगे जिस वो तरह का संजय माहौल। जी ने बोला है कि अब रुख देखिए, अब जो अगले महीने मानसून सत्र आएगा उसमें रुख देखिए, क्योंकि अभी तक तेवर दिखे नहीं है। सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका में भाजपा, मुद्दे बहुत थे लेकिन उनको आगे तक ले जा ही नहीं पाए। ये वही स्थिति रही। संजय जी ने कहा है कि अब रुख में बदलाव दिखेगा। है, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि अब लड़ाई इनकी अपनी भी है, एस्टेब्लिश होना है इनकी लीडरशिप को भी, क्योंकि खतरा अब कोई प्रदेश के में आप प्रदेश में जो एक आपसी टस्सल होती थी प्रदेश स्तर के नेताओं की, वैसी नहीं है। अब राष्ट्र स्तर पर भी दिल्ली से भी टक्कर जो है हिमाचल भाजपा को यहाँ पर मिलने शुरू हो गई है, और शायद अब यही वजह है कि दुखी तो हर कोई है। हाँ, ये बात अलग है कि दुखी होने की जो एक साझा वजह है वो कैडर की है, और अलग अलग वजह जो हैं वो भाजपा के सीनियर लीडर्स की हैं। डॉक्टर साहब, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का जो बैठक हुई है, जो कार्य समिति की बैठक हुई है, इसमें चिंतन मंथन नहीं हुआ। चिंतन मंथन किस चीज पे होना चाहिए था? चिंतन मंथन होना चाहिए था अब तक की लगातार हारों पे। लेकिन जश्न मनाया गया कि 3 विधायक हमने ज्यादा कर लिए, लेकिन कांग्रेस 40 थी, कांग्रेस 40 पे पहुंच गई। 4 सीटें हमने लोकसभा की जीत ली, लेकिन 14.5% वोट परसेंटेज कम हुई है। उसको, उसके ऊपर भी चिंतन मंथन नहीं होता है। वहीं पे पार्टी के नए प्रभारी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को एक खौफ के मंजर में डाल देते हैं कि नेतृत्व के फैसलों का सम्मान करना सीखें। जो नहीं करेगा, सीमाएं लांघेगा, उस पर पूरी नजर है, और उसके साथ क्या होगा ये भी उन्होंने इशारों इशारों में बता दिया गया है। और इसमें वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी तो हुई है, ठीक है, चाहे सिटिंग प्लान जैसा भी रहा हो, कैसा भी रहा हो। तो एक आदर सत्कार की कमी वरिष्ठ नेताओं के प्रति भी दिखी। वर्कर की बात नहीं सुन पाई। वर्कर ने कहीं ना कहीं मैसेज तो दे दिया है कि जो आप दिल्ली से फैसले थोपोगे उनका जवाब हम देंगे, और वर्कर ने वो जवाब उपचुनावों में दे भी दिया है। लेकिन फिर भी भाजपा संभल नहीं रही है। लेकिन जैसा संजय जी ने कहा है कि अब विधायक दल के तेवर विधानसभा सत्र के अंदर देखने को मिलेंगे, और रस्म अदायगी नहीं होगी। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।